चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सब वीकली मॉक टेस्ट दिला रहे होंगे, जरूर करके दिला रहे होंगे। पहले भी बोला था भाई मॉक टेस्ट दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा है कि खुद तो दिलाना ही है, अपने कॉम्पिटिटर्स तक भी बताना है कि भाई देखो माइनिंग ज्ञान के अंदर में फ्री का मॉक टेस्ट हो रहा है, वीकली मॉक टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, आकर के दिलाओ, फलाना फलाना टॉपिक पे मॉक टेस्ट है ना। खुद भी दिलाना है, बाकी अपने भाई बंधु जो दूसरे कोचिंग में या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है। ओवरऑल ये मॉक टेस्ट क्या होगा ना कि बैच के अंदर में करीब 5,500 बच्चे हैं जो गेट माइनिंग, सबको आज मेरे ख्याल से ऐड करा गया है, एडेड नहीं थे काफी सारे लोग। आज की डेट में आप बैच वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको आप एडेड मिलेंगे गेट माइनिंग 2024 बैच के अंदर में, ठीक है। तो वो जो बैच में ऐड करा गया है उसमें करीब करीब 5,000 के आसपास बच्चे हैं, है ना। तो वहां पे अगर आपका अच्छा रैंक अगर आता है, वहां पे अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपके मेन एग्जाम के अंदर में भी आप अच्छा परफॉर्म करने वाले। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा चीज यार प्रैक्टिस मस्ट है। संडे का दिन आपको मिलता है, हम अल्टरनेट वीक पे मॉक टेस्ट चला रहे हैं। यकीन मानिए वो जो 65 क्वेश्चन को लाने के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है कि डेली का हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं, फिर उसमें से 65 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये सारा एफर्ट जो दिया जा रहा है कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके। तो आप जरूर करके मॉक टेस्ट दिलाइए। इसको जब ऐसे ही जाने दे रहे हैं ना यार, हम कितना भी रिसोर्स दें, वो रिसोर्स आपके लिए तभी काम का है जब आप यूटिलाइज करेंगे, तभी काम का जब आप यूटिलाइज करेंगे। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या ही मतलब है, हम कुछ भी दे दें, क्या ही मतलब, ठीक है। तो जिस किसी ने मैंने नहीं दिलाया मॉक टेस्ट दिलाइए। अपने भाई बंधु जो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, कहीं और भी पढ़ रहे, उनको भी बोलिए भाई फ्री का मॉक टेस्ट आके दिला ले, ठीक है। सर एक क्वेश्चन में डाउट था, आपको व्हाट्सएप में भेजा हूं, उसमें आंसर रेंज नहीं दी, अभी तुरंत भेजे हो शायद, मैं देख लूंगा अभी ना क्लास के बाद, ठीक है। चलो आते हैं, अपन बुक के लिए भी एक तो ग्रुप बना रखा है, जो कोई भी जिसने बुक परचेस करा है अगर उस वाले ग्रुप में एडेड नहीं हुए तो प्रभा मैम या किसी भी एक को मैसेज कीजिए, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ग्रुप बेसिकली इसी के लिए है, क्वेश्चंस नो डाउट यार कुछ कुछ है गलतियां, तो ग्रुप के अंदर में डालिए, बाकियों के भी नॉलेज में आए कि फलाना क्वेश्चन गलत है या गलत होने की संभावना दिख रही है, और उसमें से किसी को पता होगा तो करेक्ट भी करेंगे। तो ओवरऑल उस ग्रुप का मेन यूटिलाइजेशन ही भैया, उस ग्रुप में हम लोग भी हैं, हम लोग भी देखेंगे कि हाँ जेन्युइन कुछ दिक्कत है। सर्कुलर कुछ दिनों में मैं ले ही आऊंगा ड्राफ्ट जो है, जहां जहां पे मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक है, वो सबका एक पीडीएफ अलग से मैं शेयर कर दूंगा जिस किसी ने भी बुक परचेस करा है उसको अलग से, ठीक है जी बात। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। हमने लास्ट क्लास के अंदर में प्रॉपर्टीज देखा था एक्सप्लोजिव का, और एक्सप्लोजन प्रेशर तक पहुंचे थे। अभी आते हैं हम सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी क्या चीज है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ एन एक्सप्लोजिव इज अ प्रॉपर्टी, एक मिनट यार, sensitivity of an explosive is a property which is measured by its ability to propagate detonation wave। सेंसिटिविटी क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव का ऐसा प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो डेटोनेशन वेव है, डेटोनेशन वेव है, उसके प्रोपगेशन के एबिलिटी को मेजर करने का जो तरीका वो क्या हुआ, आपका सेंसिटिविटी हुआ। इसके अंदर में भी ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ, एक मिनट यार, ठीक है, क्या हो रहा था। The amount of energy is usually from heat shock required to reliably produce a detonation determines an explosive sensitiveness। ठीक है, बेसिकली एक एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव जो होता है उसको डेटोनेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए या ब्लास्ट करने के लिए, जो भी अपने टर्म्स में समझ लीजिए, ये चाहे एक्सप्लोड बोले, डेटोनेट बोले, चाहे इनिशिएट बोले, करने के लिए क्या चाहिए होता है, या तो क्या चाहिए होता है, शॉक चाहिए होता है, या फिर
हीट चाहिए होता है, ठीक है, शॉक चाहिए होता है या हीट चाहिए होता है, तो बेसिकली कितना एनर्जी चाहिए उसको इनिशिएट करने के लिए, डेटोनेशन, बेसिकली एक एक्सप्लोजिव, जो हम एक्सप्लोजिव जिसकी बात कर रहे हैं, उसको डेटोनेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो बेसिकली उसका सेंसिटिवनेस बोले। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कोई आदमी एक ऐसा है जिसको बस गाली दे दो उतने में चिढ़ जाता है, कोई एक है जिसको गाली के साथ साथ थप्पड़ मारो तब जाके वो एक्सप्लोड करता है या गुस्साता है। वैसे ही कुछ है कि एक्सप्लोजिव के अंदर में एक जो होता है, जैसा हम इसी को कोरिलेट करें कैप सेंसिटिव और बूस्टर सेंसिटिव, कैप सेंसिटिव को सिर्फ डेटोनेटर डाल दो काम चल जाएगा। बूस्टर सेंसिटिव को क्या चाहिए कि भाई उसको डेटोनेटर तो चाहिए, लेकिन बेसिकली उसको एक बूस्टर चाहिए, बूस्टर के अंदर में डेटोनेटर चाहिए, मतलब दोनों चीज चाहिए, गाली और थप्पड़ दोनों चाहिए। कुछ इस तरह से आप कोरिलेट करके चल सकते हो। तो कितना अमाउंट में चाहिए वो बेसिकली उस एक्सप्लोजिव का सेंसिटिवनेस हुआ, कितना अमाउंट में चाहिए कि कितना थप्पड़ मारने पे इनिशिएट होगा, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा एक्सप्लोजिव टू एक्सप्लोजिव। अभी आगे बढ़ते, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सिमिलर एक्टिविटी, explosives are frequently exposed to various external stimuli such as friction, impact, and heat. The ability of an explosive to react to this stimuli resulting in either combustion or detonation is defined as sensitivity. ध्यान दीजिएगा कि एक तो हम क्या कर रहे हैं सर, एक तो हम क्या कर रहे हैं कि डेटोनेटर की मदद से हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं या सेंसिटाइज कर रहे हैं। दूसरा एक क्या हुआ कि जब हम एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, या उसको बनाते हैं, प्रोडक्शन उसका करते हैं, उन सारे प्रोसीजर के दौरान भी वो कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर से होके गुजरता है, जैसे फ्रिक्शन, इंपैक्ट, हीट। तो एक्सप्लोजिव का सेंसिटिवनेस कुछ इतना होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल फैक्टर जो स्टोरेज के दौरान या प्रोडक्शन के दौरान या इस तरह के जो भी एक्टिविटी उसके दौरान उसको पड़े, उससे इनिशिएट ना हो, उससे सेंसिटाइज ना हो, इतना तो उसका सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है जी बात। और बाकी फिर बताया गया कि इन सारे जो कंबसन या डेटोनेशन के कारण जो वो बेसिकली जो रिएक्ट करता है या इनिशिएट होता है उसका हम उसका सेंसिटिव ऊपर बताया जा चुका है। एन एक्सप्लोजिव शुड बी इनसेंसिटिव टू शॉक, इंपैक्ट, हीट, बट सेंसिटिव टू डेटोनेशन। एक्सप्लोजिव जो है बेसिकली ये हीट, शॉक, इंपैक्ट जो बताना चाह रहे हैं वो वही चीज है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग के दौरान जो भी उसको हीट पड़ रहा है या शॉक पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए वो क्या होना चाहिए, इनसेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन जब आप उसका डेटोनेशन करेंगे डेटोनेटर की मदद से या बूस्टर की मदद से, तो उस दौरान वो क्या होना चाहिए, इतना सेंसिटिव हो कि उस दौरान वो एक्सप्लोड कर सके, ठीक है जी बात। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। इस सेंसिटिविटी को भी अगर अगर अलग अलग आप बेसिकली क्लासिफाई करना चाहे या बताना चाहे तो उसमें और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। मिनिमम बूस्टर, जैसे हम इसी सेंसिटिविटी को अलग अलग हम बताना चाहे तो एक हुआ कि मिनिमम बूस्टर, एक एक्सप्लोजिव ऐसा है जिसको कम से कम इतना साइज का तो बूस्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मान लो 100 केजी का एक्सप्लोजिव है, 100 केजी का एक्सप्लोजिव को आप 5 केजी का बूस्टर दे रहे हो, नहीं फूटेगा। 100 केजी के एक्सप्लोजिव को इतना बूस्टर दें कि वो एक्सप्लोड कर सके, लगभग 10% हमको बूस्टर देना होता है। तो वो जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बूस्टर बोल रहे हैं। स्मॉलेस्ट डेटोनेटर और प्राइमर चार्ज दैट विल प्रोड्यूस डेटोनेशन, ठीक है, इतना हमको देना रहता है। सेंसिटिविटी क्या हुआ कि वो स्मॉलेस्ट अमाउंट में बूस्टर या डेटोनेटर हम दे रहे हैं जिससे कि वो एक्सप्लोड कर सके, ठीक है। गैप सेंसिटिव, गैप सेंसिटिविटी क्या चीज है, मतलब सेंसिटिविटी को भी अलग अलग बताया गया है कि एक साइज हुआ कि यार भाई मुझे मेरा डोज इतना है कि मैं 8 रोटी खा पाता हूं, तुमने दिया मुझे 4 रोटी, तो मेरा पेट कैसे भरेगा। तो वैसे कुछ सीन है कि एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए, या आदमी जैसे गुस्साने वाला जो मैंने बताया कि आदमी एक छोटा मोटा गाली से नहीं इनिशिएट होता है, 8-10 बड़ा बड़ा वाला गाली दोगे तभी गुस्सा आएगा। वैसे कुछ एक्सप्लोजिव का है कि छोटे अमाउंट में देखो तो वो स्मॉलेस्ट अमाउंट आपको क्या चाहिए, एक्सप्लोड करने के लिए, जो भी डेटोनेट करने के लिए चाहिए होता है, बेसिकली मिनिमम बूस्टर हुआ। इतना मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं गैप सेंसिटिविटी क्या चीज है। The ability of an explosive to propagate across an air gap. The test is conducted on अनकन्फाइंड कार्टिजेस। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है ना कि एक डेक ब्लास्टिंग में आगे बताऊंगा, उसको अभी से समझ लो कि ये होल है, होल के अंदर में क्या करा हमने, एक कार्टिज डाला, बीच में एयर स्पेसर डाल दिया, या बोल लो कि जस्ट गैप हो गया, एक एक्सप्लोजिव और दूसरे एक्सप्लोजिव कार्टिज के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो कितना गैप रहे कि इसको जो हमने इनिशिएट करा है वो आगे वाले एक्सप्लोजिव को भी इनिशिएट कर पाए। क्लियर आ रहा है। डेटोनेटर में जितना एलिमेंट्स होता है उसे बूस्टर में होता है क्या,
नहीं, बूस्टर बेसिकली मैं बताऊंगा आगे यार, ठीक है, बता सक रहा हूं, लेकिन बेटर है कि हम वेट करें, वो आगे आएगा, ठीक है। ये जो क्या बता रहा था मैं, गैप सेंसिटिविटी क्या बताना चाह रहा है कि बीच में जो भी एयर गैप रहेगा, एयर गैप जिस भी एयर स्पेसर से हो सकता है या जिस भी कारण से एयर गैप हम बना रहे हैं, तो कितने गैप तक वो क्या कर सके, प्रोपोगेट कर सके, ठीक है। वो बेसिकली क्या हुआ, गैप सेंसिटिविटी हो कि कौन सा एक्सप्लोजिव कितने गैप तक में प्रोपोगेट, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अभी आते हैं क्रिटिकल डायमीटर, द स्मॉलेस्ट डायमीटर एट विच डेटोनेशन विल प्रोपोगेट अलोंग द कॉलम ऑफ एक्सप्लोजिव। अभी डायमीटर की भी बात आ रही है कि एक्सप्लोजिव का भाई साहब डायमीटर, अब मान लो आपने कर दिया 100 mm डायमीटर, 100 mm का आपने होल बना दिया, आप एक्सप्लोजिव डाल रहे हैं 20 mm का, 30 mm का, तो वो डायमीटर की भी बात आ रहा है कि वो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर जिससे कि डेटोनेशन जो है प्रोपोगेट हो सके एक्सप्लोजिव कॉलम में, ठीक है। एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, बस जानने के लिए है कि मान लो डेक ब्लास्टिंग आप कर रहे हैं, एयर स्पेसर आप डाल के रख रहे हैं, तो आपने एक्सप्लोजिव का सेंसिटिविटी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतना गैप रखूंगा, कि 20 mm का गैप रखूंगा तो मेरा ब्लास्ट करेगा। आपको मान लो सेंसिटिविटी नहीं पता कि आपका एक्सप्लोजिव कितने गैप को जो भी सेंसिटाइज कर पाए, प्रोपोगेशन वेव को जो है प्रोपोगेट कर पाए, मतलब एक एक्सप्लोजिव से दूसरे एक्सप्लोजिव कार्टिज तक पहुंचा पाए, नहीं पता। 20 तक मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट है और आपने कर दिया 50 mm का गैप, तो आपका ब्लास्ट ही नहीं होगा। एक जो कार्टिज जिसमें आपने डेटोनेटर डाला है, आगे मैं बताऊंगा जब डेक ब्लास्टिंग बताऊंगा ना, तो ये टर्म और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये आपको बता ही दिया कि एक एक्सप्लोजिव हमने डाला, बीच में जो हम स्पेसर डाल रहे हैं, जो भी गैप बना रहे हैं, तो वो कितना हो, कितना गैप तक में वो क्या कर सके, प्रोपोगेट कर सके आगे वाले कार्टिज को, वो गैप सेंसिटिविटी हम बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है जी बात? हाँ, क्या बताता, वैसे डायमीटर का है कि होल डायमीटर आपने ज्यादा रख रखा है, एक्सप्लोजिव जो है कम रख रखा है, वो भी एक सिचुएशन है। तो वो मिनिमम डायमीटर जिससे कि हम जो डेटोनेशन है उसको जो भी डेटोनेशन विल बी प्रोपोगेट अलोंग द एक्सप्लोजिव कॉलम, डेटोनेशन जो है एक्सप्लोजिव कॉलम के अलोंग प्रोपोगेट कर सके, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल डायमीटर बोल रहे हैं। प्रेशर टॉलरेंस, इस चीज को समझिए क्या बता रहा है, द स्टैटिक प्रेशर इन ए ब्लास्ट होल एट विच एक्सप्लोजिव विल फेल टू डेटोनेट। स्टैटिक प्रेशर, टॉलरेंस प्रेशर क्या हुआ कि एक प्रेशर तक जहां तक आपका एक्सप्लोजिव क्या हुआ कि डेटोनेट नहीं होगा, मतलब एक फिक्स प्रेशर के बाद में ही डेटोनेट होता है, तो वो एक लास्ट प्रेशर या वो एक प्रेशर का लिमिट जहां तक आपका एक्सप्लोजिव जो है डेटोनेट नहीं होगा, या डेटोनेट नहीं होगा, बस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर टॉलरेंस बोल रहे हैं। वही स्टैटिक प्रेशर ब्लास्ट होल के अंदर जिस लिमिट तक क्या होता है कि हमारा एक्सप्लोजिव जो है डेटोनेट नहीं होता है, तो उसके ऊपर में डेटोनेट हो जाएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉलरेंस प्रेशर बोल रहे हैं। ऐसे आप समझने के लिए जान सकते हैं कि भाई इतने प्रेशर तक को हमारा एक्सप्लोजिव टॉलरेट कर ले रहा है, सह ले रहा है, तो जिस प्रेशर तक को टॉलरेट कर ले रहा है या सह ले रहा है उसको हम प्रेशर टॉलरेंस बोल रहे हैं। क्लियर है जी बात? ये सारी चीजें सेंसिटिविटी से रिलेटेड जो टर्म्स है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो किसी भी एक्सप्लोजिव के सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो हम देखते हैं, साइज ऑफ बूस्टर, किस साइज का बूस्टर डाल रहे हैं या डेटोनेटर डाल रहे हैं, गैप सेंसिटिविटी, दो एक्सप्लोजिव कार्टिज के बीच में आप कितना गैप रख रहे हैं कि एक्सप्लोजिव जो है वो प्रोपगेट हो सके। फिर क्रिटिकल डायमीटर, जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है डेटोनेटर का या बूस्टर का, जो कि एक्सप्लोजिव कॉलम के अंदर में डेटोनेशन को प्रोपगेट कर सके। फिर प्रेशर टॉलरेंस, वह लास्ट प्रेशर जिस तक के एक्सप्लोजिव जो है क्या कर सके, डेटोनेट ना हो, वो हमारा क्या हो गया, प्रेशर टॉलरेंस। कैसे कंडीशन में गैप देना पड़ता है, मैं जब आपको डेक ब्लास्टिंग बताऊंगा ना तो सब आ जाएगा निरुद्ध, थोड़ा पेशेंस रखिए। टॉपिक को पहले से बताना मतलब क्लियर कट मैं बता भी नहीं पाऊंगा और बेफिजूल में बीच में घुसेगा, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे हार्ड स्टार्टर सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर में कैसे हम डेक ब्लास्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं, उससे फायदे क्या होते हैं, वो सारा आएगा डेक ब्लास्टिंग में, ठीक है। आगे आइए, क्रिटिकल डायमीटर है ना, वो पीछे जो डायमीटर आया वही यहां भी आ गया, चलो कोई नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ लो, इधर के कोई खास चीजें नहीं है, एक बार देख लो बस, ठीक है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ चार्ज बिलो विच द डेटोनेशन डज नॉट प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन मिसफायर इज कॉल्ड क्रिटिकल डायमीटर। At the lower diameter, even if the explosive is sensitive, the reaction in cartridge may be incomplete। वो जो मैं पीछे बताया वही सेम चीज है कि वह मिनिमम डायमीटर जिस पर से कि डेटोनेशन जो है नहीं होगा,
उससे का नतीजा क्या निकलेगा कि आपका होल जो है वो मिस फायर हो जाएगा। मिस फायर क्या होता है कि जहां पे आपका पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं होता है हमारा एक्सप्लोजिव, उसको हम मिस फायर बोलते हैं। ये भी आएगा आगे, बस इतना ध्यान में रखिए कि कोई मिस फायर हो जाता है कि अगर हमारा डायमीटर कम है ना, तो वह मिनिमम डायमीटर जिससे नीचे अगर आप एक्सप्लोजिव कार्टिज को डालेंगे तो वो डेटोनेट नहीं होगा, मिस फायर हो जाएगा। ठीक है जी बात। अगर हमारा एक्सप्लोजिव उस पर्टिकुलर केस में सेंसिटिव भी है तब भी उस एक पर्टिकुलर डायमीटर के नीचे हमारा क्या होगा कि ब्लास्ट नहीं होगा। इतना ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी एंड हैंडलिंग। ठीक है, सेफ्टी एंड हैंडलिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सप्लोजिव इज दैट it can be stored, transported and used under the normal condition without any risk to the person handling it and carrying out blasting operation। जो मैंने पीछे बताया वही सेम चीज दोबारा आ रखा है कि उसका जो सेंसिटिविटी बोल सको या एक्सप्लोजिव कुछ ऐसा बना हो कि जब हम उसको हैंडल करें, जैसे स्टोर करें, ट्रांसपोर्ट करें या नॉर्मल कंडीशन में जो भी हम उसको यूज वगैरह कर रहे हैं, तो हैंडलिंग के दौरान में उसके ब्लास्टिंग के चांस ना हो, जो पर्सन हैंडल कर रहा है उसको जो भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उस एक्सप्लोजिव के अंदर में होने चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एक्सप्लोजिव का, तो ऐसा भी होना चाहिए। बेसिकली ये भी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है कि एक्सप्लोजिव इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि ये बेसिकली हैंडलिंग के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान ब्लास्ट ना हो। ठीक है, और फिर जब हम उसको प्रॉपर जो डेटोनेशन दे, रिलायबल डेटोनेशन दे, तो उससे ब्लास्ट करें। ठीक है, क्लियर है जी बात। अभी आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव शुड बी ऑप्टिमम फॉर इकोनॉमिक एंड सेफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। जो एक्सप्लोजिव का कॉस्ट है वो क्या हो, ऑप्टिमम हो। जब ऐसा नहीं कि हम जहां पे ब्लास्टिंग ऑपरेशन में हम 100 रुपया खर्चा करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ले आए, जहां पे हमारा बेसिकली 2 रुपया वाला इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से काम चल रहा है, वहां पे ऐसा नहीं कि हम 2200 रुपया पर डेटोनेटर वाला इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ले आए। तो बेसिकली एक्सप्लोजिव के सिलेक्शन में, एक्सप्लोजिव के प्रॉपर्टीज में उसका कॉस्ट भी बहुत अहम योगदान अदा करता है कि कौन सी जगह पे हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कि नॉर्मल यार सिटी से पूरा दूर है ना, सेफ जोन है जहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे जगह में भी हम हाईली सिक्योर्ड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी है जो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी में, एक्सप्लोजिव का एक बेसिकली प्रॉपर्टी में आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक ऑपरेशन में कंसिडर करते हैं। ऐसा बस ध्यान में रखिए। ठीक है, लीगल परमिशन, तो जो भी उस एक्सप्लोजिव का यूज करने के लिए लीगल परमिशन आपके पास होना चाहिए, लीगल अथॉरिटी से। जैसे आप बात करें कि अंडरग्राउंड के अंदर में, तो अंडरग्राउंड के अंदर में परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज होता है जो कि डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड रहता है। उसके अलावा सरफेस में भी जब आप एक्सप्लोजिव यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ता है पीसो से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे हैं, इधर का कोई खास काम का नहीं था, सारा चीज नो कॉमन सेंस वाला बात है, इधर का कोई ज्यादा है नहीं। ठीक है, इधर सेंसिटिविटी को ध्यान में रखिएगा, बाकी सारा चीज तो आपको बताया जा चुका। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोजिव है जो मार्केट के अंदर में हम यूज करते हैं, या कौन कौन से। तो लास्ट वाला स्टैटिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, यार मेजर करने का तो पता नहीं भाई साहब, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, जानना भी नहीं है, जरूरत नहीं है। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो एक तो है कि आप दो मेजर कैटेगरी में आप एक्सप्लोजिव को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है लो एक्सप्लोजिव और दूसरा है हाई एक्सप्लोजिव। ये जो एक्सप्लोजिव का क्लासिफिकेशन है उसको आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो जनरल हुआ लो एंड हाई, यही हमारे काम का है। उसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें जिसके बेसिस पे आप एक्सप्लोजिव को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मिनट ना, ठीक है। तो एक तो हुआ आपका क्या, लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, ये हमने एक क्लासिफाई किया। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे आप बात करें कि डायमीटर के बेसिस पे, स्मॉल डायमीटर, मीडियम डायमीटर, लार्ज डायमीटर एक्सप्लोजिव, काम का नहीं है, बस ध्यान में रख सकते हैं कि ये भी एक क्लासिफिकेशन के बेसिस हुआ कि हम साइज ऑफ एक्सप्लोजिव के बेसिस में भी एक्सप्लोजिव को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि जो एंड प्रोडक्ट, बेसिकली एक्सप्लोजिव को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे एक हो गया कार्टेज एक्सप्लोजिव, दूसरा होता है आपका बल्क एक्सप्लोजिव। बल्क एक्सप्लोजिव के अंदर में भी है प्लांट मिक्स स्लरी, साइट मिक्स स्लरी। ठीक है, तो वो एक हुआ कि किस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर इनिशिएशन के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, जो कि हम पीछे देख चुके। ठीक है, और फिर हमारा एक्सप्लोजिव रूल के अंदर में एक्सप्लोजिव के क्लासेस भी दे रखा है, क्लास 1 एक्सप्लोजिव, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के हमारे एक्सप्लोजिव है। तो बेसिकली क्लासेस के बेसिस पे भी हम एक्सप्लोजिव को अलग अलग
क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं, जो कि जो एक्सप्लोजिव एक्ट 1984 के अंदर में दे रखा है। ठीक है, तो मेन जो हमारे हमको जानना है, जो हमारे काम का है गेट के लिए, वो हम देखते हुए चलते हैं लो एक्सप्लोजिव हाई एक्सप्लोजिव क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। लो एक्सप्लोजिव क्या है? व्हेन इट इज ब्लास्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट substance is propagated by rapid combustion from particle through the mass of explosive and effect of explosion is relatively low. ठीक है, तो लो एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या होता है कि जब आपका लो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो हाई एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या हो रहा था आपका? हाई एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या होता है आपका? डेटोनेशन होता है। लेकिन जब आप लो एक्सप्लोजिव की बात करते हैं, लो एक्सप्लोजिव की बात करते हैं, तो यहां पे जो आपका इनिशिएशन है रैपिड कंबशन से हो रहा है। ये एक चीज ध्यान में रखिए। और लो एक्सप्लोजिव के अंदर में आपका जो इग्निशन है वो किससे होता है? ठीक है, फ्लेम से बेसिकली आपका जो भी इसका इनिशिएशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें लो एक्सप्लोजिव का, तो क्या है? गन पाउडर। गन पाउडर के भी कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट है, चारकोल 15%, सल्फर 10% और पोटेशियम नाइट्रेट 15% होता है। ठीक है, क्लियर है जी बात? क्या समझे हम सर? लो एक्सप्लोजिव जो होता है, इसमें जो इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन जो है बहुत कम होता है हाई एक्सप्लोजिव के कंपैरिजन में। और बेसिकली इसका जो इनिशिएशन है वो किससे? रैपिड कंबशन बेसिकली होता है। और हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो चारकोल गन पाउडर जो है एक बेस्ट एग्जांपल है लो एक्सप्लोजिव का, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। परसेंटेज को भी ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। नन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेंशन्ड अबव इज एक्सप्लोजिव इटसेल्फ। लो एक्सप्लोजिव के अंदर में एक और चीज है कि इसके जो भी कंपोनेंट है या कंस्टिट्यूएंट्स है वो एक्सप्लोजिव नहीं होते नेचर में। जबकि हाई एक्सप्लोजिव में आप बात करें तो उसके कंस्टिट्यूएंट भी अपने आप में एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, लो एक्सप्लोजिव जो होता है वो सस्ता होता है, स्टेबल होता है, हैंडल करने में सेफ होता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज लो एक्सप्लोजिव के अंदर में होता है वो होता है हीविंग इफेक्ट। क्या होता है? हीविंग इफेक्ट होता है। जब हम यही चीज बात करते हैं हाई एक्सप्लोजिव में, तो हाई एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या होता है? सैटरिंग इफेक्ट होता है। लो एक्सप्लोजिव में क्या होता है सर? हीविंग इफेक्ट होता है। और इट इज इजिली मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड। इट लॉसेस इज एक्सप्लोजिव पावर व्हेन डम्प्ड एंड सो नॉट यूज ऑन लार्ज स्केल। अगर आप इसको डंप करके रख दिए काफी टाइम तक, तो ये क्या होगा? इसका एक्सप्लोजिव पावर को बेसिकली लूज कर जाता है। ठीक है, तो और यही एक कारण है कि बेसिकली इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं लो एक्सप्लोजिव को। और हीविंग इफेक्ट जो मैं बता रहा था, ये क्या हुआ? बेसिकली दो चीजें होती है एक्सप्लोजिव के अंदर में। एक होता है सैटरिंग इफेक्ट, जो हम बात करेंगे हाई एक्सप्लोजिव का, तो हाई एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या होता है? सैटरिंग इफेक्ट होता है। और लो एक्सप्लोजिव में मैंने आपको क्या बताया? हीविंग इफेक्ट बताया। सैटरिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि रॉक, कोल या ओर का तोड़ना जो हुआ उसको हम सैटरिंग बोल रहे हैं, और उसको ढकेलने का जो काम है उसको हम बेसिकली हीविंग बोलते हैं। ठीक है जी बात? ऐसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अभी देखिए, इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अदर हाई एक्सप्लोजिव, बताया जा चुका पीछे। इट प्रोड्यूस फ्लेम ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द बर्निंग पार्टिकल्स आर liable to remain in contact with surrounding atmosphere for some times. It is not used in wet place and in underground coal mines fired by safety fuels. ठीक है, लास्ट पॉइंट को और ध्यान में रखिए कि किससे फायर्ड होता है। ये भी गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हमारा लो एक्सप्लोजिव है या गन पाउडर अलग से लिख के दे दे, तो वो फायर्ड किससे होता है? सेफ्टी फ्यूज की मदद से फायर्ड होता है। ठीक है जी बात? बाकी सारा चीज कोई खास काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाई एक्सप्लोजिव क्या चीज है? हाई एक्सप्लोजिव, यहां तक की बातें ठीक है भाई साहब? हाँ, फायर से इग्नाइट किया जाता है या सेफ्टी फ्यूज से इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। देखो हाई एक्सप्लोजिव, इसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। उसमें जो दो तीन चीज बताया ना, उस चीज को आप बस ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा इसमें जानने का है नहीं। एक तो इग्नाइटेड बाय या फायर्ड बाय सेफ्टी फ्यूज, फिर उसके बाद में कंस्टिट्यूएंट, गन पाउडर जो होता है इसका एग्जांपल है। और बेसिकली उसके कंस्टिट्यूएंट को ध्यान में रखिए। हीविंग इफेक्ट होता है, ध्यान में रखिए, काम का है। ठीक है, लो एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या होता है? हीविंग इफेक्ट होता है। और बस इतना ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसका जो है फायर्ड बाय इग्निशन और फ्लेम, ये तो है, ये है। ठीक है, क्लियर है जी बात? बाकी सारा समझने की बातें हैं एग्जाम में अलग से।
पूछने लायक ये 3-4 तो मोटा माटी चीजें हैं। जो नोट्स कोई पूछ रहा था तो ये जो मोटा माटी चीजें ना उसको बस लिख के रख लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाता है। अभी आते हैं हाई एक्सप्लोजिव। इट कंटेन्स एन इंग्रेडिएंट विच इज एक्सप्लोजिव इन देमसेल्फ at least when sensitized by proper means। एक मिनट ना, ये जो हाई एक्सप्लोजिव होता है सर, हाई एक्सप्लोजिव के अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट है वो अपने आप में क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। अपने आप में क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। अगर उसको प्रॉपर्ली सेंसिटाइज किया जाए तो वो खुद से भी ब्लास्ट हो सकता है। When a violent shock is applied with the help of detonator, high explosive explode। जब आप violent shock देते हैं हाई एक्सप्लोजिव को, किसके मदद से, डेटोनेटर की मदद से या बूस्टर की मदद से, तो वो क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। हियर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। पिछले वाले में क्या होता था ना सर, जो ऑक्सीडेशन को जो प्रोसेस था वो पार्टिकल टू पार्टिकल हो रहा था बेसिकली, ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। यहां पे बेसिकली पार्टिकल टू पार्टिकल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है एंड कंस्टिट्यूएंट्स रिएक्ट विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, बेसिकली पीछे वाला जो था कहीं ना कहीं एक बर्निंग का प्रोसेस था, और ये जो है वो आपका किसका प्रोसेस है, डेटोनेशन का प्रोसेस होता है हाई एक्सप्लोजिव के अंदर में। ये क्या करता है, प्रोड्यूस सैटरिंग इफेक्ट। हाई एक्सप्लोजिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं मोटा मोटा एग्जांपल की बात करूं तो अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी, स्पेशल जेलेटिन, स्लरी एक्सप्लोजिव्स आर द एग्जांपल ऑफ हाई एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव के एग्जांपल्स है। क्लियर है जी बात? आगे देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सप्लोजिव। हर एक एक्सप्लोजिव को अलग अलग एक देखते हुए चलते हैं कि हाई एक्सप्लोजिव के अंदर के जो टाइप है। यहां तक में कोई दिक्कत है सर? हीविंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? हीविंग इफेक्ट मतलब आपके रॉक को डिस्प्लेस करने का, डिस्प्लेस करना जो हुआ वो हीविंग इफेक्ट हुआ, और रॉक को तोड़ना जो हुआ वो शैटरिंग इफेक्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है जी बात? आगे आओ, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव। वो टर्म्स को ही ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक करे कि लो एक्सप्लोजिव का बात आ रहा है सर, हीविंग इफेक्ट होगा, हाई एक्सप्लोजिव का बात आ रहा है, सैटरिंग इफेक्ट होगा। सैटरिंग इफेक्ट को और आगे जानेंगे कि ब्रेसेंस क्या होता है, सैटरिंग क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, रॉक को जो तोड़ने का काम हुआ बेसिकली क्या हुआ, सैटरिंग इफेक्ट है। अभी और नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ येलो। देखो एक चीज मैं इसको आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं कि नाइट्रोग्लिसरीन अभी यूज में नहीं है। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि नाइट्रोग्लिसरीन को अब यूज नहीं करते हैं, पहले यूज करते थे। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव को भी अलग अलग जनरेशन में आप बांटेंगे तो 4 अलग अलग जनरेशन में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव है कौन, नाइट्रोग्लिसरीन। पहले यूज होता था, अभी यूज में नहीं आता है। कारण क्या है सर? एक तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाला जो गैस है वो बड़ा दिक्कत रहता था, नाइट्रस फ्यूम जो जनरेट करता था। दूसरा इससे दिक्कत क्या होता था, हैंडलिंग में दिक्कत था। इसको जो मैंने आपको नहीं बताया, एक्सप्लोजिव जो है कि इतना तो उसका सेंसिटिविटी रहना चाहिए कि जब आप हैंडल करें तो उस दौरान वो हीट, फ्रिक्शन या शॉक के कारण क्या ना हो जाए, एक्सप्लोड ना कर जाए। लेकिन इस वाले केस में क्या था कि हैंडलिंग के दौरान भी इसमें रिस्क था क्या, एक्सप्लोजन का। तो इसलिए बेसिकली कई सेफ्टी इश्यूज के कारण भी नाइट्रोग्लिसरीन को बेसिकली यूज करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अभी आते हैं ध्यान से। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ येलो ऑयल विस्कस लिक्विड मेड बाय एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन में नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बेसिकली आपका क्या बनता है, आपका नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। ये एक येलो विस्कस लिक्विड होता है। किसका? पीला कलर का हमारा जो भी ऑयली विस्कस लिक्विड है। ध्यान में रखने के लिए अलग से आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, वो बाजू वाली चीजों को जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि किस किस के रिएक्शन से बनता है, नाइट्रिक एसिड और ग्लिसरीन के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिए। आगे आप कंपोजिशन को सारे को ध्यान में रखिए, पूरा इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर में जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव है उसके अंदर में नाइट्रोग्लिसरीन कितना रहता है, नाइट्रोग्लिसरीन आपका 5 से लेकर 90% तक हो सकता है। नाइट्रोसेल्यूलोज जो है वो कितना होता है, और नाइट्रोसेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है, आपका जेलिंग या थिकनिंग एजेंट होता है। साथ ही साथ ये सेंसिटाइजर भी होता है नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर में। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या होता है, जेलिंग या थिकनिंग एजेंट होता है, साथ ही साथ सेंसिटाइजर भी होता है किसके अंदर में, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। फ्यूल इंग्रेडिएंट की आप बात करेंगे तो ये क्या होता है, स्टार्च, वुड फ्लोर और सल्फर। ये जो है फ्यूल इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली हम नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव के अंदर में यूज करते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सेंसिटिव टू शॉक, फ्रिक्शन एंड हीट।
ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट है, वाटरी एरिया में आप इसको यूज तो कर सकते हैं, ठीक है। और हाईली सेंसिटिव होता है शॉक, फ्रिक्शन और हीट के लिए, ठीक है। इट हैज वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 7800, मतलब जितने भी एक्सप्लोजिव उसमें सबसे ज्यादा अगर वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन किसी का है तो वो है नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव का। नो डाउट स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव है, ठीक है। लेकिन बेसिकली बताया ना कि इसका जो सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसको यूज नहीं करा जाता है। तो एक तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन हुआ 7800, याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, याद रखने की जरूरत है। टेम्परेचर ऑफ डेटोनेशन इज 3150 डिग्री सेल्सियस एंड बल्क स्ट्रेंथ इज 73 ये बल्क स्ट्रेंथ को मत ध्यान में रखिए, क्योंकि बल्क स्ट्रेंथ पुराने बेसिस पे है, अभी तो हम एएनएफओ के बेसिस पे रखते हैं, तो उसके बेसिस पे इस बल्क स्ट्रेंथ का कोई औचित्य नहीं रहता, इसको काट दूंगा मैं पीडीएफ के अंदर, ठीक। तो डेटोनेशन टेम्परेचर को याद रख सकते हैं, ध्यान रखना चाहे तो, और वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव को भी आप 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायनामाइट, फिर है ब्लास्टिंग जेलेटिन और सेमी जेलेटिन। क्लियर है जी बात? अभी देखो डायनामाइट, ब्लास्टिंग जेलेटिन और स्ट्रेट जेलेटिन क्या हुआ। देखिए स्ट्रेट डायनामाइट फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले जो जिसका डेवलपमेंट हुआ वो कौन सा था? स्ट्रेट डायनामाइट का डेवलपमेंट हुआ। इसके अंदर में क्या होता है कि 15 से लेके 60% तक हमारा क्या था, एक्सप्लोजिव ऑयल, एनजी, क्या देख लो यार क्या लिखा है, एंडेथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, बड़ा कमजोर है मेरा, ठीक है। तो 15 से लेकर 60% तक बेसिकली क्या है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन, एंडेथिलीन ग्लाइकॉल। इट हैज हाई वीओडी, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो एक्सप्लोजिव ऑयल बता रहा हूं उसका, जो बेसिकली स्ट्रेट डायनामाइट क्या है कि उसका वीओडी बहुत ज्यादा था, गुड वाटर रेजिस्टेंट। लेटर अदर डायनामाइट अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड हैज बीन डेवलप्ड। पहले था कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड ही आया था, लेकिन बाद में फिर अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड भी डायनामाइट बाद में बना। बेसिकली आपका नाइट्रोग्लिसरीन तो था ही, उसके साथ साथ में हमने क्या करा, अमोनियम नाइट्रेट को भी मिला दिया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन या पहला जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें क्या था, स्ट्रेट डायनामाइट। ये प्रोसेस है, नहीं है काम का गेट में, था तो मैंने जस्ट बता दिया कि इतिहास आपको पता हो कि भाई ब्लास्टिंग जो आया उसका बुजुर्ग आदमी कौन है, तो ये हमारा बेसिकली जेलेटिन है। पुराने लोगों से जब आप बात करेंगे तो उन लोग अभी के एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव ना बोल के, एक्सप्लोजिव कार्टिज को एक्सप्लोजिव कार्टिज ना बोल के जेलेटिन बोलते हैं। तो जेलेटिन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारा चीज यूज कर रखा है। अगर आप 15 साल 20 साल पुराने ब्लास्टर या एक्सप्लोडर से बात करेंगे, जिस टाइम मैं सिम्फर में काम करा तो उस टाइम उन लोग जेलेटिन जेलेटिन बार बार बोला करते थे, क्योंकि पहले यूज में यही था, अब ये यूज में नहीं है, ठीक है। ब्लास्टिंग जेलेटिन इज explosive which contains 92% of nitroglycerin and 8% nitrocellulose cellulose। ब्लास्टिंग जेलेटिन क्या होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजिव है जिसके अंदर में 92% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 8% क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। सेमी जेलेटिन हैज लो एनजी एंड हाई एन। जो सेमी जेलेटिन है वो बेसिकली कंपैरेटिवली लो कम पावरफुल है। इसके अंदर में आप जहां नाइट्रोग्लिसरीन ज्यादा रहेगा ना, ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो जो सारा चीज के लिए जिम्मेदार है भाई साहब वो यही नाइट्रोग्लिसरीन ही है, जिसके चक्कर में इसको प्रोहिबिट किया गया। अमोनियम नाइट्रेट तो हम अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन ही है जिसके चक्कर में इसको किया गया। रिएक्शन देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई खास काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल एएनएफओ, ठीक है। एएनएफओ क्या है, ये सारे आज के डेट में काम में आने वाले एक्सप्लोजिव है जो यूज में आ रहे हैं, ठीक है। एएनएफओ भी काम में आता है, आगे जब हम स्लरी देखेंगे, इमल्सन देखेंगे और हैवी एएनएफओ देखेंगे, सारे जो है आज के टाइम पे यूज में आते हैं। तो इसको ध्यान से देखते हुए चलते हैं, जो यूज में आ रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट इज अ व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। व्हेन डेटोनेटेड इट बिकम्स अ पावरफुल एक्सप्लोजिव एंड डिकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसका डिकम्पोजिशन कैसा होता है, नीचे जो इक्वेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका डिकम्पोजिशन होता है, पहला बात। दूसरा बात ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। बेसिकली ये वाटर रेजिस्टिव नहीं है, वाटरी एरिया में आप अमोनियम नाइट्रेट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट टूट के क्या बनाता है, वाटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और 346 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Besides being high explosive, ammonium nitrate is an oxidizing agent and cooling agent at the same time। ये जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट हाई एक्सप्लोजिव तो है ही है, ठीक है, अपने आप में एक्सप्लोजिव तो है ही है, साथ ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ कूलिंग एजेंट भी है।
ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऐसा ध्यान में रख लीजिए, लाइन कभी कहीं पे आ गया तो आपने पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट को हम एज ए कूलिंग एजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब हम सिद्ध एक्सप्लोजिव पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट का ही कोटिंग रहता है उसके कूलिंग के लिए, तो इसको हम बेसिकली कूलिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो आपको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल मिक्सचर इज यूज्ड फॉर लार्ज डायमीटर होल्स इन क्वारीज। जो प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट, आगे मैं फोटो दिखाऊंगा, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को हम क्या करते हैं, लार्ज डायमीटर होल के अंदर, जो क्वारीज है उसके लार्ज डायमीटर होल के अंदर में ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये जो प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट आपको बताया और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर है, उसका जो बेस्ट मिक्सचर है वो कौन सा है, बैलेंस मिक्सचर ऑफ NFO इज 5.7% फ्यूल ऑयल बाय वेट एंड 94.3% अमोनियम नाइट्रेट, 94.3% अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम इसको कम कर दें, जो 94 है उसको 92 कर दें, 91 कर दें या 90 कर दें और फ्यूल ऑयल को बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा। और अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को बढ़ा दें, इसको अगर कम कर दें, ऑक्सीजन को बढ़ा दें, क्या होगा, सॉरी क्या आपका फ्यूल ऑयल को बढ़ा दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा। लेकिन अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को बढ़ा दें और फ्यूल ऑयल को कम कर दें तो क्या होगा, एक्सिस क्या ऑक्सीजन जो है बनेगा। कूलिंग एजेंट का क्या काम होता है, जो आपके जो हीट जनरेट हुआ उसको ठंडा करने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है जी बात। तो बेसिकली क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, आपका जो मिक्सचर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका क्या हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट को आपने बढ़ाया तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, और अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट को कम करा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये बेसिकली है। तो ऑप्टिमम क्या हुआ कि आपका जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है उसके अंदर में डीजल ऑयल जो है 5 से 6% होना चाहिए बाय वेट। डीजल ऑयल कितना होना चाहिए, 5 से 6% होना चाहिए। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है बार बार, ठीक है। इट इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर ब्लास्टिंग इन क्वारीज ऑफ कोल एंड मेटल माइंस। कोल या मेटल माइंस के क्वारीज के अंदर में लार्ज स्केल में ब्लास्टिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट 94.3% अगर है और फ्यूल ऑयल जो है 5.7% है, तो हमारा रिएक्शन बढ़िया से कंप्लीट होगा। और क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजन और 7 वॉल्यूम में आपका H2O और CO जो है 1 वॉल्यूम में, ऐसा बनेगा। और 930 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा। NFO कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन नॉर्मल वे बाय ए डेटोनेटर एंड हेंस रिक्वायर अ प्राइमर। जो NFO है, फोटो दिखाता हूं तो ये लाइन आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली यूरिया का जो बोरी रहता है, जो दिखता भी यूरिया की तरह ही है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ। अब इसको हम डायरेक्टली डेटोनेटर को डाल करके हम इसको इनिशिएट नहीं कर सकते। डेटोनेटर क्या समझ में आया सर, छोटा सा पेन टाइप का एक रहता है डेटोनेटर, आगे मैं दिखाऊंगा, तब तक के लिए ऐसा ही समझ लीजिए कि छोटा सा पेन टाइप का कुछ है सर, ये डेटोनेटर। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्लोजिव को हम डेटोनेट कर लेते हैं। डेटोनेटर को किससे हम अगर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसकी मदद से, एक्सप्लोडर की मदद से, ये डेटोनेटर को इसके अंदर में डाल दिया, एक्सप्लोजिव के अंदर में डाल दिया। तो हमने एक्सप्लोडर से इलेक्ट्रिसिटी दिया किसको, डेटोनेटर को। डेटोनेटर जब फटा तो एक्सप्लोजिव को फाड़ा, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन इस डेटोनेटर की मदद से हम NFO को इनिशिएट नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए, इसके लिए एक प्राइमर चाहिए। तो एक क्या डालेंगे, प्राइमर कार्ट्रिज डालेंगे, जिसके अंदर में हम क्या डालेंगे, डेटोनेटर को डालेंगे। फिर उसको डालने के बाद में ये जो हमारा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है, उसको हम होल के अंदर में भर देंगे। तो फिर क्या होगा कि जब हम एक्सप्लोडर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे डेटोनेटर को, तो डेटोनेटर फटेगा। डेटोनेटर जब फटेगा तो हमारे प्राइमर कार्ट्रिज को फाड़ेगा या हमारे प्राइमर को फाड़ेगा। जब प्राइमर फटेगा तो हमारे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को फोड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए, इजी लैंग्वेज में समझ में आ ही रहा होगा, जितना आसान शब्दों में समझाया जा सक रहा है कोशिश कर रहा हूं समझाने का। फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो भाई जरूर करके बिना हिचकिचाए बताने का है, ठीक है। अभी समझिए, द ऑप्टिमम होल डायमीटर ऑफ NFO लाइज बिटवीन। बेसिकली NFO जो होता है ना, आपके लार्ज होल डायमीटर के लिए यूजफुल है, इकोनॉमिक है। कम होल डायमीटर में यूज करेंगे तो काम का नहीं है, इकोनॉमिक नहीं होगा, यूज में ही नहीं आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ऑप्टिमम जहां पे आप NFO यूज कर सकते हैं
किस डायमीटर के होल के लिए यूज कर सकते हैं सर? 60 mm से लेके 300 mm तक के डायमीटर के होल के लिए आप किसको यूज कर सकते हैं? NFO को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सॉल्युबल है वाटर में, तो वाटरी होल्स के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसका जो VOD है जब वाटरी होल में डालेंगे तो क्या होता है? डाउन होने लग जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए वो जो मैंने आपको बताया, अगर केजी में अगर आप अलग से कन्वर्ट करना चाहे तो 100 केजी जो एन है उसके लिए 7 जो है डीजल ऑयल चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि ड्राई सीजन में 7 से तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर वेट सीजन है तो वहां पे आपको क्या लगेगा? 9 लीटर जो है डीजल ऑयल लगेगा 100 केजी ANFO के लिए, जो अमोनियम नाइट्रेट के लिए। ठीक है, 100 केजी अमोनियम नाइट्रेट के लिए इतना डीजल ऑयल चाहिए होगा। डीजल ऑयल इज मोर देन 8% इन मिक्सचर, इट विल लोअर द सेंसिटिविटी ऑफ द ANFO। अगर आपका डीजल ऑयल 8% से ज्यादा है, अगर आपका डीजल ऑयल 8% से ज्यादा है तो बेसिकली क्या कर देगा? ANFO के सेंसिटिविटी को कम कर देगा। ठीक है जी, बात कैसे कम कर देगा? पीछे आपको बता ही चुका कि एक्सिस में ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर डीजल ऑयल ज्यादा है तो एक्सिस में अगर आपका ऑक्सीजन आ गया तो बेसिकली सेंसिटिविटी को इफेक्ट करेगा। क्लियर है? ANFO में कहीं किसी को कोई समस्या है तो बता दो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई समस्या है पूछो भाई। हाँ, एल्यूमिनियम या कॉपर का बेसिकली उसका जो कवर होता है मैं बताऊंगा आगे, आप आएगा यार। डेटोनेटर तो डेडिकेटेड क्लास होगा, इसलिए मैं पेन ये दुनियादारी बोल रहा हूँ, टेक्निकल चीजों पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल चीजें बाद में तो आना ही है। हाँ, ब्लास्टिंग के बाद कूलिंग का काम करता है। ठीक है, क्लियर है जी बात? यहां तक की बातें क्लियर है सबको? क्लियर है तो बता देंगे, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, NFO का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं लिखा था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, वाटर से कम होता है मान के चलिए। ठीक है, दूसरा चीज है कि आपका क्या है ये डेंसिटी, इसे क्या है ना, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। VOD जो होता है वो आपका 2000 से 4000 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो 0.8 है मतलब 1 से कम है, तो कहीं ना कहीं वाटर से कम है। आगे बढ़े, स्लरी एक्सप्लोजिव। स्लरी एक्सप्लोजिव, चलो ठीक है, यहां तक की बातें मैं मान के चल रहा हूं, सब वाई लिख के दे रहे हैं तो क्लियर होगा। नहीं भी होगा तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वाई लिख दे रहे, मुझे ज्यादा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो स्लरी एक्सप्लोजिव समझते हैं क्या चीज होता है सर। स्लरी एक्सप्लोजिव जो होता है, इट इज जेली लाइक कंसिस्टेंसी एंड आर वाटर जेल। बेसिकली कहीं पे अगर आपको वाटर जेल एक्सप्लोजिव बोलने मिल जाए या सुनने मिल जाए तो समझ लीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं? स्लरी एक्सप्लोजिव की बात कर रहे हैं। ये जो वाटर जेल बोल रहे हैं वो क्या चीज है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल सेंसिटाइजर। वाटर जेल क्या होता है सर? ऑक्सीडाइजर और फ्यूल सेंसिटाइजर का मिक्सचर होता है इन एन एक्वस मीडियम। किसके अंदर में? एक्वस मीडियम के अंदर में। ठीक है, थिकन्ड विद गम। एक्वस मीडियम के अंदर में जो क्या होता है, वाटर जेल क्या होता है? ऑक्सीडाइजर और फ्यूल सेंसिटाइजर का मिक्सचर होता है। एक्वस मीडियम के अंदर में ऑक्सीडाइजर और फ्यूल सेंसिटाइजर का मिक्सचर होता है, और इसको थिकन्ड किया जाता है, गाढ़ा किया जाता है। किसकी मदद से? किसकी मदद से? गम की मदद से, गौर गम की मदद से जो गाढ़ा किया जाता है, जेल्ड विथ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, उसके मदद से उसको जेल्ड फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है जी बात, जेली फॉर्म बनाया जाता है। क्लियर है? अरे चल जा भाई। ठीक है, तो गाढ़ा किया जाता है किसकी मदद से? गौर गम की मदद से, और क्रॉस लिंकिंग एजेंट की मदद से उसको जेली फॉर्म में बनाया जाता है। इतना समझिए, बाकी अलग अलग क्या है कैसे है मैं आगे भी इसका कंस्टिट्यूएंट दे रखा है। देखो, क्रॉस लिंकिंग एजेंट पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट एंटीमनी बोरॉन कंपाउंड, इसको हम एज ए क्रॉस लिंकिंग, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, मेरे खुद के भी मॉक टेस्ट में आएगा। एग्जाम के ही क्वेश्चंस को मैंने मॉक टेस्ट या उसमें दे रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट या बुक में जो क्वेश्चंस है, तो कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। उसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बुक के अंदर में डाल रखा है। तो जो क्वेश्चन एक बार बन चुका है वो दोबारा भी बन सकता है, जो क्वेश्चन एक बार बन चुका है दोबारा भी, या उससे संबंधित क्वेश्चन दोबारा भी बन सकता है। तो जो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये सारे बने हुए हैं। ऑक्सीडाइजर पूछा गया बार बार एग्जाम में। क्रॉस लिंकिंग एजेंट किसको यूज करते हैं? क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह पूछा गया बार बार। जेलिंग एजेंट, फ्यूल सेंसिटाइजर, तो हर एक चीज को ध्यान में रखिए, मोटा मोटी बार बार वही चीजें आ रहा है। ठीक है जी बात, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट ऑप्शन में से तो आप अलग अलग कर ही लेंगे। आगे देखिए, ठीक है, ए कूलेंट इज एडेड इन केस ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजन। अगर आप
इसको बात करें परमिटेड एक्सप्लोजिव की, जैसा मैंने बताया कि डीजीएमएस परमिट करता है अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में, तो अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में परमिटेड एक्सप्लोजिव ही यूज करते हैं। कौन कौन सा P1 P2 P3 P5, ये जो है बेसिकली आपके अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में यूज होने वाले एक्सप्लोजिव्स है। तो वो जो परमिटेड एक्सप्लोजिव है उसके अंदर में क्या एक्स्ट्रा होता है सर? कूलेंट होता है उसको ठंडा करने के लिए, कि अगर आपका इम्फ्लेमेबल गैस है तो उसको इग्नाइट ना करे, ठीक है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो कि वो इग्नाइट हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? कूलेंट मिलाते हैं। और देखेंगे जब परमिटेड एक्सप्लोजिव जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कूलेंट क्या क्या मिलाते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि स्लरी एक्सप्लोजिव को अगर आपको परमिटेड बनाना है तो उस केस के अंदर में आप क्या करेंगे? कूलेंट को मिला देंगे। सर इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो मोर देन 1 होता है। कितना होता है? मोर देन 1 होता है। इट कैन बी पोर डायरेक्टली इनटू वाटर। आप पानी वाले होल के अंदर में डायरेक्टली स्लरी एक्सप्लोजिव को डाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ब्लास्ट करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है वाटरी होल से, ठीक है, वाटर रेजिस्टिव होता है। इट कैन ऑल्सो बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्टिज विथ प्लास्टिक और पॉलिथीन रैपर। एक तो आप स्लरी एक्सप्लोजिव को बल्क एक्सप्लोजिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। बल्क एक्सप्लोजिव क्या हुआ सर? जहां पे हम एक्सप्लोजिव को क्या करते हैं ना, डायरेक्ट होल के अंदर में पंप कर देते हैं, होल के अंदर में पंप कर देते हैं। और कार्टिज एक्सप्लोजिव क्या होता है? जहां पे हम उसको रैपर में, प्लास्टिक या पॉलीथीन के रैपर के अंदर में एक्सप्लोजिव को डाल करके होल में यूज करते हैं, तो कार्टिज एक्सप्लोजिव हुआ। तो हम दोनों ही तरह से बेसिकली स्लरी एक्सप्लोजिव को यूज कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसको पंप करके डायरेक्टली यूज करें, लेकिन इसको हम पॉलीथीन या प्लास्टिक के बैग के अंदर में, रैपर के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। Permitted explosive can be used in underground mines, must be cap sensitive and approved by DGMS। इस लाइन को याद रखिएगा कि जो परमिटेड एक्सप्लोजिव अंडरग्राउंड माइन के अंदर में हम यूज करेंगे, या परमिटेड स्लरी जो हम अंडरग्राउंड माइन के अंदर में यूज करेंगे, वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैप सेंसिटिव होना चाहिए। कैप सेंसिटिव आपको बताया जा चुका पहले कि किससे ब्लास्ट होगा सर? डेटोनेटर से ब्लास्ट होगा। बूस्टर सेंसिटिव क्या होता है सर? बूस्टर से ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्लरी एक्सप्लोजिव अगर परमिटेड आप यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइन के अंदर में, तो वो कैप सेंसिटिव होना चाहिए और डीजीएमएस से अप्रूव होना चाहिए, डीजीएमएस से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है जी। बात आगे बढ़े, आगे देखो। हाँ, इंग्रेडिएंट को बताया गया, ऑक्सीडाइजर अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये है जो ऑक्सीडाइजर इसके अंदर में यूज करते हैं। क्रॉस लिंकिंग एजेंट पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट एंटीमनी बोरॉन कंपाउंड, ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह यूज होता है। जेलिंग एजेंट स्टार्च, फ्यूल सेंसिटाइजर्स टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, पेंटोलाइट, ये दोनों ही एक्सप्लोजिव है, टीएनटी और पेंटोलाइट। इसके अलावा एल्यूमिनियम, सुगर, यूरिया, पैराफिन, हेक्सामाइन और एथिलीन ग्लाइकॉल, वुड पल्प, ये भी यूज करते हैं एज ए फ्यूल सेंसिटाइजर्स। ये क्या होता है? नॉन एक्सप्लोजिव होता है। क्लियर है बात यहां तक की? आगे देखिए, बताया आपको कि हाईली वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर होल के अंदर में भी आप यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको एएनएफओ को बताया था सर कि 62 mm डाया से ऊपर वाले होल में ही यूज करेंगे तो आपके लिए इकोनॉमिक होगा, वैसे ही स्लरी का भी है कि आप इसको जो होल डायमीटर है उस वो अगर कितना 62 mm से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? बेसिकली स्लरी के यूज के लिए इकोनॉमिक होगा। सिमिलर है एएनएफओ जैसा, ठीक है। इट हैज टू बी पॉर्ड इनटू ब्लास्ट होल। तो एक तो ये बताया कि कार्टिज फॉर्म में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, है ना, कार्टिज फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्टली आप होल के अंदर में भी डाल सकते हैं। आगे बताओ, फोकस चला गया कैमरे का? अभी ठीक है भाई साहब? अच्छा, आप ठीक हो गया अपने आप, ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्रॉसिंग एजेंट पीछे बताया था ना, क्या बोलते हैं आशीष, उसको जेली फॉर्म में बनाने के लिए बेसिकली क्या यूज होता है? क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज होता है। बताया गया यार, हर एक टर्म्स को क्लियर किया जा रहा है भाई साहब। आपकी क्लास के पहले हर एक चीज को मैं भी क्लियर करते हुए चलता हूँ कि क्या है, कहाँ पे क्या आ सकता है, और उसमें भी कई सारी चीजें मुझसे भी छूट जाता है क्योंकि जब इंसान हूं, है ना। तो बेसिकली क्या बताया था आपको? क्या जेल्ड विथ क्रॉस लिंकिंग एजेंट बताया गया था। एक्वस सॉल्यूशन को थिकन करने का काम गॉर्गम करता है और उसको जेली बनाने का काम क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है करता है। क्या है जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह यूज होता है? बता दिया गया। अभी अपन आते हैं अगला जो है हमारा, अच्छा ये कुछ टेस्ट है जो हम स्लरी एक्सप्लोजिव के लिए करते हैं। तो कैसे करते हैं? नो नीड टू रिमेंबर, बस आप नेम याद रखिए कि कल को आपको सही जोड़ी मिलान में दे दिया कि बर्निंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, टॉर्पिडो टेस्ट क्या है, किसके लिए करते हैं, हैमर फॉल टेस्ट क्या है, किसके लिए करते हैं,
फिर रिफल बुलेट टेस्ट, सेंसिटिविटी ऑफ फ्लेम हेड या फ्यूज टेस्ट। तो ये 5 अलग अलग तरह के टेस्ट है जो बेसिकली स्लरी एक्सप्लोजन के लिए करते हैं। ये कौन से टेस्ट है सर? स्टैंडर्ड सेफ्टी टेस्ट है जो स्लरी एक्सप्लोजन के लिए करते हैं। तो ये नाम ही आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बाकी आपको डिटेल जानने का नीड नहीं। किसी को सेमेस्टर एग्जाम देना होगा तो अलग से मुझसे नोट्स जरूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमल्सन एक्सप्लोजिव। इमल्सन एक्सप्लोजिव क्या है? अभी हम देख रहे थे स्लरी एक्सप्लोजिव, अब उसका जो एडवांस वर्जन आया, नेक्स्ट जनरेशन जो एक्सप्लोजिव आया, वो हमारा आया इमल्सन एक्सप्लोजिव। ये क्या होता है एक एक करके ध्यान से देखते हुए चलते हैं। उसमें भी डेंसिटी हमने बताया 1 से ज्यादा था, इसका भी डेंसिटी जो होता है 1 से ज्यादा ही होता है, 1.1 से 1.35 होता है। पहले एक बार बता दो यार, पीछे की सारी बातें क्लियर है, क्योंकि फिर आगे बढ़ूंगा पीछे की चीजें होगा तो आपको भी डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझको भी डिस्ट्रैक्शन होगा। यहां तक में कहीं कोई समस्या है? राकेश, आशीष, अनिरुद्ध भाई लोग, जहां तक में कोई दिक्कत? देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बल्क एक्सप्लोजिव लिक्विड होता है कि जेली? बल्क एक्सप्लोजिव का मतलब बस इतना समझिए कि एक तो कार्टेज एक्सप्लोजिव था आपका, ये आपका क्या था? कार्टेज एक्सप्लोजिव था, और इस कार्टेज को फाड़ के आप ऐसे ही डाल दीजिए, वो आपका हो गया बल्क एक्सप्लोजिव। ऐसे फाड़ के नहीं डालते हैं एक्चुअली, वो आपका पूरा बल्क एक्सप्लोजिव के ट्रांसपोर्ट का एक व्हीकल होता है, जहां से अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपोनेंट उसका होता है, उसको साइट में भी मिक्स करते हैं, कहीं कहीं प्लांट से मिक्स करके लेके जाते हैं और डायरेक्ट होल के अंदर में पॉर कर देते हैं, डाल देते हैं। उसमें भी उसका डेंसिटी को चेंज करने का मैकेनिज्म होता है कि रॉक के टाइप के हिसाब से आप उसके डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बल्क हुआ कि आप पाइप को डायरेक्ट होल के अंदर में डालिए, इसके अंदर में आप एक्सप्लोजिव को इंसर्ट कर दीजिए, वो बल्क हुआ। अब जो बोल रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जेली फॉर्म में होता है, बिल्कुल जेली फॉर्म में होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अलग अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन रहेगा जेली फॉर्म में। एसएमएस, साइट मिक्स स्लरी बोलते हैं, जब आप उसको वहीं पे मिक्स करते हैं। साइट मिक्स स्लरी में क्या होगा कि अलग अलग कंपार्टमेंट रहेगा, उसमें जो भी एक्सप्लोजिव के अलग अलग इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। एक होता है प्लांट मिक्स स्लरी, तो वहां पर भी अलग अलग कंपार्टमेंट रहेगा, उसमें अलग अलग एक्सप्लोजिव के इंग्रेडिएंट रहेंगे, प्लांट में मिक्स करने के बाद उसको लेके आते हैं और साइट के अंदर में सीधा पोर करते हैं। तो दोनों हुआ, आगे आएगा, सब चीज आएगा भाई साहब। स्लरी एक्सप्लोजिव का वीओडी कितना होता है? स्लरी एक्सप्लोजिव का वीओडी आपका देखो लिख रखा है मैंने, नहीं बताया? कितना? 2000 से 4000 कितना था? स्लरी एक्सप्लोजिव 3000 से 4500, ठीक है। ऐसे आप सीक्वेंस में भी याद रखे थे कि एनएफओ का 2000 से 4000, स्लरी बीच का है 3000 से 4500, इमल्सन उससे ज्यादा उसका वीओडी है 4000 से 6000, ठीक है। फिर एचएनएफओ का, ये एचएनएफओ क्या होता है? बेसिकली आपका एएनएफओ और इमल्सन दोनों का मिक्सचर होता है ना, उसका 4500 अलग से ये बताया जा चुका है, ठीक है। क्लियर है जी बात? इसमें भी बीच में लिख के रख सकते हो, स्लाइड में रहना चाहिए था, स्लरी जब आया शायद लिखना भूल गया होगा भाई। चलो आगे बढ़े, अभी आते हैं इमल्सन एक्सप्लोजिव। ध्यान दीजिए, फोकस्ड। कितना टाइम हो गया यार? 1 घंटा हो गया? 1 घंटा होने वाला है। 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं, बीच में 15-20 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक देंगे। हाँ 3500 से 4000 कोई बता रहे हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं? 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन अपन वापस से जो क्लास वो करेंगे। तो अभी 20 मिनट और फोकस्ड हो जाइए, मेरे ख्याल से टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव को खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो इतने को कम से कम खत्म करते हैं परमिटेड एक्सप्लोजिव तक, थोड़ा सा साथ आपका रहेगा तो हो जाएगा। देन अपन फिर डेटोनेटर वगैरह में आएंगे। चलो इमल्सन, हाँ इमल्सन एक्सप्लोजिव। एन इमल्सन ब्लास्टिंग एजेंट इज ए वाटर इन ऑयल इमल्सन कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक अमोनियम नाइट्रेट ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एन ऑयल, वैक्स और पैराफिन फ्यूल एंड स्टेबलाइज्ड विद इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या होता है आपका इमल्सन? क्या होता है इमल्सन ब्लास्टिंग एजेंट? क्या होता है? वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन कंसिस्टिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एन ड्रॉपलेट्स। क्या होता है इसमें? अमोनियम नाइट्रेट के ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। चल क्यों नहीं रहा भाई? ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के
क्या होते हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये किसके अंदर में होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं ऑयल, वैक्स या पैराफिन फ्यूल के अंदर में, ठीक है। स्टेबलाइज होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। आगे हर एक चीज को एक एक करके देखते हैं। इंट्रैप्ड एयर इन द फॉर्म ऑफ आइदर अल्ट्रा फाइन एयर बबल डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द इमल्सन एक्ट एज सेंसिटाइजर्स। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि एयर बबल्स भी जो है वो सेंसिटाइजर की तरह यूज होता है। कहां पे यूज होता है सर? इमल्सन एक्सप्लोजिव के अंदर में। तो क्या होता है आपके एक्सप्लोजिव के अंदर में? इंट्रैप्ड एयर बबल्स रहता है, एयर रहता है, वो क्या करता है? एज ए सेंसिटाइजर यूज होता है इमल्सन एक्सप्लोजिव के अंदर में, है ना। मोटा माटी आपके जो एग्जाम में जो अलग से दिखने वाली चीजें है ना, वो वही है कि ऑयल, वैक्स, पैराफिन फ्यूल किसके अंदर में यूज होता है, पता रहे। फिर माइक्रोस्कोपिक अमोनियम नाइट्रेट ड्रॉपलेट्स जो है, ये छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान में रखिए। गेट आपको पूरा थ्योरी नहीं पूछने वाला, अलग से चीजें इसमें से उठ करके आनी, ठीक है। बेसिकली इमल्सन इज टू लिक्विड फेज, पूछा नहीं गया है, अगर पूछना चाहे तो ऐसा पूछ सकता है, मैं बोल रहा हूं। बाकी जो पीछे बताया था, जो पूछा गया वो था पूछा ही गया था, है ना। क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या है, और जो स्लरी का जो आपको बताया था। अभी ध्यान दीजिए, बेसिकली इमल्सन इज टू लिक्विड फेज सिस्टम इन विच इनर और आउटर फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इनर और डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन आउटर और कंटिन्यूअस फेज। एक मिनट पानी पी ले रहा हूं यार, उठक रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? इमल्सन बेसिकली दो लिक्विड फेस होता है, दो अलग अलग लिक्विड का फेस होता है, जिसके अंदर में क्या होता है कि आपका जो इनर या डिस्पर्स है, जो फैला हुआ फेस है, वो क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है आउटर या कंटिन्यूअस फेस के अंदर में। ऐसा आप बस क्या एज्यूम करके चलिए कि दो लिक्विड फेस है, जिसके अंदर में एक इनर फेस है और एक आउटर फेस है, ठीक है। आउटर फेस जो है वो इनर फेस के अंदर अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा को ध्यान में रखिए। और डेंसिटी हो गया, वाटर रेजिस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन आपने पता है। फिर इट कंटेन्स अमोनियम नाइट्रेट एट हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद डीजल ऑयल एंड एन इमल्सिफायर विच पासेस थ्रू अ फास्ट मूविंग ब्लेंडर। जो आपको बताया ना कि ये दो अलग अलग फेज है, क्या क्या हम यूज कर रहे हैं? एक तो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं। उसके अलावा डीजल ऑयल यूज कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, डीजल ऑयल और एक इमल्सिफायर, ये तीन चीजें यूज कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? फास्ट मूविंग ब्लेंडर के थ्रू क्या करते हैं? गुजारते हैं, ठीक है। ब्लेंडर हेल्प्स इन मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट इनटू पंपेबल इमल्सन स्लरी विथ ग्रीस लाइक कंसिस्टेंसी। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट आपको बताया, क्या क्या बताया? अमोनियम नाइट्रेट बताया, और क्या बताया? डीजल ऑयल बताया, और एक इमल्सिफायर बताया। तो इन सारी चीजों को हमने क्या करा? ब्लेंडर में लेके डाला, ब्लेंडर मतलब समझ ही रहे होंगे, और वहां पे डाल करके ब्लेंडर की मदद से हमने क्या करा? उन इंग्रेडिएंट को ऐसा बनाया, मिक्स करके ऐसा बनाया कि पंपेबल फॉर्म में बताया कि हम डायरेक्ट हम क्या कर सके? होल के अंदर में डाल सके, ठीक है, ग्रीस लाइक इसका कंसिस्टेंसी बन जाए, ठीक है। एक्सप्लोजिव सेंसिटिव इवन एट स्मॉलर डायमीटर। इससे पहले जो हम देख रहे थे, एएनएफओ और स्लरी एक्सप्लोजिव, उसको हमने बताया कि क्या बताया कि 62 mm से ज्यादा आपका होल डायमीटर है, तभी आप यूज करेंगे तो इकोनॉमिक रहेगा। लेकिन इमल्सन के केस में क्या बोल रहा है सर? इमल्सन जो है स्मॉल डायमीटर होल के लिए भी सेंसिटिव है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, ठीक है जी बात। अभी देखिए, इमल्सन स्लरी इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट। वो जो पीछे आ रहा है वही चीज, क्या ना, दो अलग अलग बुक से लिया है तो बार बार वही आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है। फिर वही चीज जो स्टार्टिंग में लिखा था उसी को दोबारा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये आसान शब्दों में है। इमल्सन स्लरी इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। पीछे बताया था कि माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट है किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। सराउंडेड है, बताया ना, दो फेज होता है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो ये जो है सेकंड फेज जो आपको बताया था मैंने, आउटर लेयर किससे सराउंडेड रहता है? फ्यूल ऑयल फिल्म से सराउंडेड रहता है। एंड आर्टिफिशियली क्रिएटेड एयर बबल, क्या करता है? एयर बबल क्रिएट करता है, कॉल्ड माइक्रोस्फेयर, विच मेक्स इमल्सन डेटोनेबल। जो आपका एयर बबल है वही क्या करता है? बेसिकली सेंसिटाइज करता है। सेंसिटाइजर कौन है? आपका एयर बबल है, और यही बेसिकली इसको क्या बनाता है? डेटोनेबल बनाता है। तो पहला वाला जो लाइन बताया था वही चीज को दोबारा से यहाँ पे लिखा गया है। अभी आते हैं, द सेंसिटाइजेशन हियर इन इमल्सन एक्सप्लोजिव इज ड्यू टू एयर बबल। पहले बताया जा चुका कि सेंसिटाइजेशन जो होगा वो किस कारण होगा? एयर बबल के कारण
होगा। एनर्जी जनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल ऑयल। ये लाइन भी पहले ही आ चुका है कि जो आपका ऑक्सीडाइजर है वो फ्यूल ऑक्सीडाइजर और फ्यूल ऑयल है, उन दोनों के इंटीमेट कॉन्टैक्ट है जिस पर हमारा एनर्जी जनरेशन है वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इट डिपेंड इंटायरली ऑन प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स फॉर इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन। डेंसिटी विल चेंज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका वॉइड रहेगा, मतलब वॉइड के अमाउंट के बेसिस पे आपका डेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें कहीं पे कोई दिक्कत है? एक बार देख लेता हूं कहां है एयर बबल का रोल। रिपीट, एयर बबल बेसिकली सेंसिटाइजर की तरह काम करता है, सेंसिटाइजर की तरह काम करता है, लिख रखा है सेंसिटाइजेशन इज इन इमल्सन एक्सप्लोजिव इज ड्यू टू एयर बबल। ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोजिव एक मिक्स एक्सप्लोजिव है क्या? मिक्स एक्सप्लोजिव मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? HNFO मिक्स एक्सप्लोजिव है आपका अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और इमल्सन का। ठीक है, सृजन सर ने इमल्सन का डेंसिटी 1 से 1.6 ग्राम पर सीसी और VOD 4000 से 5000 बताए हैं। ठीक, थोड़ा बहुत वेरी करता है यार सबका यार। ठीक है, बुक में वही बता रहा हूँ ना, VOD इसलिए तो मैं आपको बताया कि एग्जाम में पूछने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बुक थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। पूछने लायक क्या चीज है, आप इसके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। NFO का VOD कम होता है, उससे ज्यादा स्लरी का होता है, उससे ज्यादा इमल्सन का होता है। बाकी हर बुक में थोड़ा थोड़ा चेंज देखने मिल जाएगा। और VOD कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेटेड भी है, तो जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा VOD, तो वो वेरी करता है, तो उतना याद वाद रखने का नहीं है। ठीक है, 500, 1000, 2000 का फर्क हर एक से दूसरे बुक में जब आप जाएंगे तो फर्क पड़ जाता है। ठीक, तो ऐसे सीक्वेंस जरूर याद रख सकते हैं कि हमारा ANFO जो पड़े सबसे कम, उसके बाद स्लरी, स्लरी के बाद हमारा इमल्सन। क्लियर है ये बात? यहां तक की बातें क्लियर है? किसी को कहीं पे कोई समस्या? क्या क्या बताया सर? इमल्सन एक्सप्लोजिव के अंदर में एक तो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट होता है अमोनियम नाइट्रेट का, जो कि सराउंडेड होता है फ्यूल ऑयल फिल्म से, और ये क्या करता है, आर्टिफिशियली क्रिएट करता है एयर बबल। ठीक है, यही एयर बबल क्या करता है, माइक्रोस्फेयर्स कहलाते हैं, विच मेक्स इमल्सन डेटोनेबल। यही इमल्सन को क्या करता है, डिटोनेबल बनाता है। बेसिकली सेंसिटाइजेशन ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव जो है वो किसके कारण होता है, एयर बबल के कारण होता है। अगर हम एनर्जी जनरेशन की बात करें तो वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, उन दोनों के इंटीमेट कांटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी का जनरेशन होगा। इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स फॉर इंटीमेशन। और ये जो कांटेक्ट की बात कर रहे हैं वो कांटेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, पूरी तरह से डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स पे। ठीक है, फिर डेंसिटी जो है अगर चेंज करना है तो वॉइड्स को बेसिकली चेंज करके आप डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। ये सारा मोटा मोटी बात था। ठीक है, ये पहला वाला लाइन था, आगे भी वही चीज बताया गया है। ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिखा था करके मैं दोनों को रख लिया। पैराफिन ऑयल, वैक्स, ये सारा आपको उधर देखने मिल रहा था, दो अलग अलग बुक का हमने मिला दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये आप देख सकते हैं इमल्सन एक्सप्लोजिव, कुछ स्लरी एक्सप्लोजिव जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली जो स्लरी होगा ना वो जेल्ड फॉर्म में रहेगा। ये थोड़ा फीका टाइप का आपको लगेगा, छूने से समझ में आएगा कि थोड़ा क्या है, लिक्विड टाइप का है ना। स्लरी जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, वो एक फर्क है। बाकी कंस्टिट्यूएंट का तो फर्क है ही, उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट है उसका तो फर्क। वहां पे आप क्या क्या मिलाए थे उसके कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, क्रॉस लिंकिंग एजेंट मिलाए थे, फिर गौर गम मिलाया था उसको जेली फॉर्म में बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ तो मिलाया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पानी टाइप का रहेगा, छूने से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आइए हैवी NFO। हमने क्या बताया था कि जो हमारा NFO है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो था वो क्या था आपका, वाटर रेजिस्टिव नहीं था। तो उसको वाटर रेजिस्टिव बनाने के लिए, उसका डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर में इमल्सन स्लरी को मिला देते हैं। इसके अंदर में ANFO के अंदर में, ANFO के साथ। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी में जैसा भी रहे। ठीक है, क्लियर है जी बात? इतना ध्यान में रखिए। अभी देखिए, और जो हम इमल्सन स्लरी को जो भी मिला रहे हैं, इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी NFO बोलते हैं या HNFO बोलते हैं। अभी देखो यार, जो हमने NFO बताया, इमल्सन बताया या स्लरी बताया, तीनों में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है ना वो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। सब में अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, बस उसी को अलग अलग तरीके से मिला करके अलग अलग टाइप का एक्सप्लोजिव बना रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट ही है, बस उसी को अलग अलग चीज मिला करके अलग अलग तरह का जो भी हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो फर्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव था, फर्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव में क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन था अमोनियम नाइट्रेट की जगह।
ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट की जगह क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन था। बस बाकी ये जो तीनों है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होना आपको समझ में आता ही है, लेकिन स्लरी में आपको बताया कि 3-4 चीजें एक्स्ट्रा थी। क्रॉस लिंकिंग एजेंट था, ठीक है, और आपका क्या था, जेली फॉर्म बनाने के लिए आपका गौर गम था, और भी कुछ कुछ चीजें थी, ठीक है। यहाँ पे आपका जब का आया कौन सा इमल्सन आया, तो इमल्सन सिंपल सा था, अमोनियम नाइट्रेट ड्रॉपलेट्स, एयर बबल्स और इमल्सिफायर, 3 चीजें थी, ठीक है। तो ऐसा है बेसिकली, समझ में आ जाएगा, आ भी रहा होगा क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जानी। अभी ध्यान दीजिए, इमल्सन टू एएनएफओ रेशियो कैन बी वेरी फ्रॉम 20 to 80 टू 50 to 50। मतलब जो इमल्सन है वो 20% और एएनएफओ से लेकर के 50-50% तक इनका जो रेशियो है वो वेरी कर सकते हैं। ये जो है कितना परसेंट रखना है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द सेवरिटी ऑफ वाटर कंडीशन इन नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर ब्लास्ट एनर्जी, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आपका माइंस या जहां पर आप यूज कर रहे हो कितना ज्यादा वाटरी है और कितने ज्यादा आपको ब्लास्ट एनर्जी की जरूरत है, उस पर डिपेंड करेगा कितना रेशियो आपने रखना है, ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ एनएफओ इज 1.1 से लेके 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल्क स्ट्रेंथ जो होता है वो 45% मोर देन एनएफओ होता है। जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है उससे 45% तक ज्यादा होता है। एनएफओ इज मेड टू इंक्रीज द बल्क डेंसिटी। एचएन क्यों बनाया गया, एनएफओ के बल्क डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली बनाया गया, मेकिंग द मिक्सचर ए पंपेबल कंसिस्टेंसी। इट इज हाईली वाटर रेजिस्टेंट विथ वीओडी 4500 मीटर पर, ठीक है जी। बात यहां तक की बातें क्लियर है, कुछ खास काम नहीं हुआ सर। पहले था हमारा एनएफओ, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल था, अभी हमने क्या करा, उसके अंदर में इमल्सन स्लरी इमल्सन को मिला दिया, किस रेशियो में, 20-80 से लेके 50-50 के रेशियो में। ये डिपेंड किस पर करेगा, वाटरी कितना ज्यादा हमारा वाटरी जो भी माइंस है या कंडीशन है, कितना ज्यादा आपको ब्लास्ट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। हम क्यों ऐसा सब कर रहे हैं सर, हम बेसिकली बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए एनएफओ का एचएनएफओ हमने बनाया, इन्वेंशन इसका करा कि एनएफओ का हमारा क्या हो, बल्क डेंसिटी बढ़ सके। दूसरा, पंपेबल कंसिस्टेंसी बन सके कि पंप करके हम एक्सप्लोजिव के अंदर में, सॉरी होल के अंदर में डाल सके, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हो गया, ये वाटर रेजिस्टिव भी हो गया। यहां तक की बातें क्लियर है। एनएफओ नॉट यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस, नहीं यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में, आपका परमिटेड स्लरी जो है यूज होता है। गैसिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ये कहां पे आ गया भाई, सब एक्सप्लोजिव को मिक्स करते बनता है, ठीक। आगे देखो, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक एक्सप्लोजिव का टाइप है, तो जस्ट एक ध्यान में रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए सरसरा के कि लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव इज एन एक्सप्लोजिव मटेरियल विच इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। किसका मिक्सचर होता है, एक तो लिक्विड ऑक्सीजन विद ए सुटेबल फ्यूल सच एज कार्बन, ऑर्गेनिक केमिकल, ए मिक्सचर ऑफ सूट और नेप्थलीन, वुड मिल, एल्यूमिनियम पाउडर और स्पंज। तो बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन क्या हुआ, एक तो लिक्विड ऑक्सीजन इसका कंपोनेंट है, दूसरा सुटेबल फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल के अंदर जो है कार्बन, ऑर्गेनिक केमिकल, वुड मिल, एल्यूमिनियम पाउडर, इन दोनों के का बेसिकली मिक्सचर होता है आपका लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव। इसका वीओडी जो होता है 5000 मीटर पर सेकंड से होता है। इट इज यूज्ड इन सरफेस माइन ओनली, इट डज नॉट रिक्वायर अ बूस्टर फॉर ब्लास्टिंग एंड कैन बी फायर्ड विद और विदाउट डेटोनेटर। इसको बूस्टर की जरूरत नहीं होती है, इसको आप डेटोनेटर की मदद से या बिना डेटोनेटर के भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं परमिटेड एक्सप्लोजिव, ये बड़ा काम का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परमिटेड एक्सप्लोजिव इज वन व्हिच हैज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिजेंट टेस्ट बाय सिम्फर। सिम्फर क्या करता है, स्ट्रिजेंट टेस्ट से इसको गुजारता है, ठीक है। हैज बीन अप्रूव्ड फॉर यूज इन कोल माइंस वेयर देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ इग्नाइटिंग कंबस्टिबल गैसेस और कोल डस्ट, ठीक है। तो क्या आपको बताया कि परमिटेड एक्सप्लोजिव होता है, इसका टेस्ट कौन करता है, सिम्फर करता है, अप्रूव कौन करता है, डीजीएमएस करता है। किसके लिए अप्रूव करता है, कोल माइंस के अंदर में यूज करने के लिए अप्रूव करता है। क्यों इतना सारा तामझाम का जरूरत पड़ रहा है सर, क्योंकि कोल माइन जो होता है ना सर, उसके अंदर में इनफ्लेमेबल गैस निकलता है, गैस निकलता है। तो वो जो मीथेन गैस है उसके इग्निशन को रोकने के लिए, उसके इग्निशन के रिस्क को रोकने के लिए हम बेसिकली परमिटेड एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं जो वहां पे कंबस्टिबल होता है, जैसे आपका एक तो गैस तो हो ही गया कंबस्टिबल या इनफ्लेमेबल, उसके अलावा कोल डस्ट भी अपने आप में है। तो उन सब के लिए हम बेसिकली उन सब से बचने के लिए हम
कि वो इग्नाइट ना हो जाए, हम परमिटेड एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं। और ये जो परमिटेड एक्सप्लोजिव उसका टेस्ट कौन कर रहा है, सिंपल कर रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है, डीजीएमएस कर रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कार्टिज फॉर्म। कार्टिज फॉर्म में हम यूज करते हैं, कैप सेंसिटिव होता है। ये लाइन तीसरी बार आ रहा है। इच कार्टिज इज कंटेंट इन ए रैप्ड और क्लियरली मार्क्ड विथ लेटर पी। हर एक जो कार्टिज रहेगा वो बेसिकली, ठीक है, रैपर में रैप्ड रहेगा, पी लेटर से लिखा रहेगा। सेफ्टी ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोजिव डिपेंड्स अपॉन, जो प्राइमरी एक्सप्लोजिव है हम बता रहे हैं ये सेफ है। क्यों सेफ है, डीजीएमएस ने अप्रूव कर रहा है। तो किस तरह से का सेफ्टी इसमें है, पहला तो लो टेम्परेचर, जब ब्लास्ट होगा तो कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, जो फ्लेम बनेगा उसका जो ड्यूरेशन है, कितने देर में वो खत्म हो जाएगा, 1/1000 सेकंड में खत्म हो जाएगा, बेसिकली 1 मिली सेकंड में खत्म हो जाएगा जो फ्लेम है। ठीक है जी, बात अपलोड कर दिया था ना हर्षल, चलो आज भी कर देंगे। ठीक है, क्या समझे गुरु, परमिटेड एक्सप्लोजिव है सर, सिंपल टेस्ट करता है, डीजीएमएस अप्रूव करता है। क्यों अप्रूव करता है, किसके लिए अप्रूव करता है, कोल माइन में यूज करने के लिए अप्रूव करता है। क्यों अप्रूवल का जरूरत पड़ रहा है, इतना कंबस्टिबल गैस या कोल डस्ट है माइन के अंदर में जिसको ये इग्नाइट कर, जो है एक्सप्लोजिव इग्नाइट कर सकता है। तो बेसिकली हम ऐसा एक्सप्लोजिव यूज करते हैं जो उसको इग्नाइट ना कर सके। तो क्या सेफ्टी फीचर्स है जिसके कारण वो इग्नाइट नहीं कर पाता है, टेम्परेचर कम होता है इसका, जो ब्लास्टिंग के बाद टेम्परेचर जनरेट होगा वो कम होगा। दूसरा, फ्लेम जो प्रोड्यूस होगा वो 1/1000 सेकंड में, मतलब 1 मिली सेकंड में सप्रेस्ड हो जाएगा। इट कंटेन्स कूलिंग एजेंट, इसके अंदर में कूलिंग एजेंट होता है, कूलिंग एजेंट होता है। क्या क्या होता है कूलिंग एजेंट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट, फिर सोडियम क्लोराइड और नाइट्रोग्लिसरीन। इस तरह के बेसिकली कूलिंग एजेंट होते हैं जो यूज करते हैं हम। इसके बेसिकली इन सब में भी जो यूज होता है बेसिकली, तो ये है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, बाकी सारे भी कूलिंग एजेंट है, कूलिंग एजेंट के नाम याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ध्यान दीजिए, कैटेगरी ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव। इस जो परमिटेड एक्सप्लोजिव है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा है सर, P1, P2, P3, P5, P4, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। P1 क्या होता है, अनसीजर्ड एक्सप्लोजिव सच एज एजेक्स, वाइकिंग, जी, स्लरी एक्सप्लोजिव लाइक गोडाइन। ये नाम कौन सा है वो सारा आपने याद रखने की जरूरत नहीं है, सरदारी वालों को याद रखना पड़ता है क्योंकि उनको पूछ देता है कि एजेक्स जी जो है वो कौन सा परमिटेड एक्सप्लोजिव है, तो उसको याद रखना पड़ता है कि सर एजेक्स जी जो होता है ना वो P1 होता है। आपको नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि P1 जो होता है वो अनसीजर्ड होता है। ये इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, P1 जो है आपको सही जोड़ी मिलान में हो सकता है देखने मिल जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। तो P1 जो होता है वो अनसीजर्ड एक्सप्लोजिव होता है। P2 होता है वो क्या होता है, सीजर्ड एक्सप्लोजिव होता है। P3 क्या होता है, इक्विवेलेंट सीजर्ड एक्सप्लोजिव होता है। P4 क्या होता है, एक्सप्लोजिव अप्रूव्ड फॉर स्पेशल पर्पस लाइक डिले फायरिंग इन रिपिंग, कॉल्ड अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव, नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर P5 क्या होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होता है, सॉलिड स्लरी एक्सप्लोजिव, पेंटाडाइन। ये सारे जो है P5 के एग्जाम्पल है। ठीक है, सीजर्ड मींस बेसिकली खोल, आप समझ लिए, हिंदी में उसका मीनिंग समझेंगे तो खोल होता है, कवर होता है अमोनियम नाइट्रेट का। एक्सप्लोजिव कार्टिज के ऊपर में हम क्या कर देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं कि जब हमारा ये ब्लास्ट हो तो ऊपर की जो कवर है वो कूलेंट की तरह काम करके उसको ठंडा कर दे। ठीक है जी बात, तो सिद्ध हुआ। आगे देखिए, सिद्ध एक्सप्लोजिव P2 ग्रुप एंड P4 ग्रुप आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर में नहीं बनता है। ये सरदारी वालों को फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, आपके एग्जाम के अंदर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एंड आर नॉट यूज्ड इन आवर माइंस, ना तो इंडिया में बनता है और ना ही इंडिया के अंदर में यूज होता है। कार्टिज ऑफ सिद्ध एक्सप्लोजिव इज कोटेड विद अ सिथ ऑफ, बताया ना आपको कि बेसिकली जो सिद्ध एक्सप्लोजिव बोल रहा है वो क्या होता है कि कोटेड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के सिथ से, बेसिकली क्या होता है, कोटेड होता है along its length but not at its end, उसके एंड को छोड़ के बाकी पूरा जो लेंथ है उसमें बेसिकली अमोनियम बोल रहा हूं यार, सोडियम बाइकार्बोनेट का बेसिकली कोटिंग होता है। ठीक, ड्यू टू ब्लास्टिंग सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस
फॉर्मिंग एन एक्सटिंक्टिव CO2 and H2O राउंड द एक्सप्लोजिव विच इज whose renders more safe। क्लियर है बात। बेसिकली जब ब्लास्टिंग होगा तो ये क्या होगा, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर क्या करेगा, आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ठंडा करने का काम करता है, ठंडी गैस है। फिर उसके अलावा H2O भी है, वो भी आपके बेसिकली कूलेंट की तरह ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, जो भी ब्लास्टिंग हो उसके आसपास। क्लियर है जी बात। तो क्या है, P2 और P4 सर इंडिया में ना बनता है ना यूज होता है। इसके अलावा सीधे एक्सप्लोजिव जो बताया वो क्या है, बेसिकली उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का कोटिंग लगा हुआ है पूरे लेंथ में, एंड को छोड़ करके, और ब्लास्टिंग के कारण जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बनाता है, जो कि एक्सप्लोजिव के आसपास में उसको सप्रेस करने का काम करता है, उसको कूल करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। इतना सा बात है साहब, क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं इनिशिएशन सिस्टम पे। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव के सारे टाइप खत्म होते हैं। कहीं किसी चीज पे समस्या है तो बता सकते हो। अभी सारा डाउट भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, जो अलग अलग के भांति भांति क्या आ रहे थे, है ना। क्या था ये सारा हमने देखा, एक नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव देखा, फिर हमने देखा अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है। उसके बाद हमने जाना स्लरी एक्सप्लोजिव क्या है, स्लरी एक्सप्लोजिव के अंदर यूज होने वाले इंग्रेडिएंट को जाना कि ऑक्सीडाइजर की तरह अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट यूज हो रहा था, क्रॉस लिंकिंग एजेंट पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट, एंटीमनी और बोरॉन यूज हो रहा था, जेलिंग एजेंट स्टार्च, और फ्यूल में TNT पेंटोलाइट जैसे जो भी चीजें यूज हो रही थी, सारा हमने जाना। फिर इमल्सन एक्सप्लोजिव को जाना। इमल्सन एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या था सर, आपका इमल्सन एक्सप्लोजिव में क्या था, अमोनियम नाइट्रेट के माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स थे, उसके अलावा फ्यूल ऑयल का फिल्म था, फिर फ्यूल ऑयल फिल्म था, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एयर बबल्स था, इन तीनों का मिक्सचर था। ठीक है, तो ये इमल्सन था। फिर HNFO पे आए। NFO हमारा वाटर रेजिस्टिव नहीं था सर, वाटरी कंडीशन में हम उसको यूज नहीं कर पाते थे, तो उसको वाटर रेजिस्टिव बनाने के लिए, उसके डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्या मिला दिया, इमल्सन मिला दिया, अलग अलग प्रोपोर्शन पे 20/80 से लेकर के 50/50 तक का के प्रोपोर्शन में हमने क्या करा, इमल्सन एक्सप्लोजिव को मिला दिया, ताकि ये वाटर रेजिस्टिव बन सके और इसका डेंसिटी हम बढ़ा सके। ठीक है, तो ये सारा था। फिर लिक्विड ऑक्सीजन हमने देखा। परमिटेड एक्सप्लोजिव जाना। परमिटेड एक्सप्लोजिव बेसिकली अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में यूज होने वाला जो भी एक्सप्लोजिव है इंडिया के अंदर में, सिर्फ P1, P3 और P5 ये तीनों जो है यूज में आता है। इन तीनों में भी P5 जो होता है वो सॉलिड ब्लास्टिंग के अंदर में यूज होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है। कोटिंग किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कोटिंग होता है, ध्यान में रख सकते हैं। फिर अब आएंगे इनिशिएशन सिस्टम में, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। NFO आपको जो बताया गया अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल वही था। HNFO के अंदर में हमने क्या करा, इमल्सन एक अलग मिला दिया उसके अंदर में, बस इतना ध्यान में रखिए। तो दोनों को मिला करके आपका क्या बन गया, हैवी NFO बन गया। तो इमल्सन प्लस अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल दोनों का मिक्सचर है। ठीक है सर, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, प्रोफाइल नेम चेंज नहीं हो रहा है। हाँ हो जाएगा, ये आप ना आकाश या किसी भी एक को मैसेज कर दिया, आकाश हो गया, दर्शन हो गया, हिमांशु हो गया, आपका नाम चेंज कर देंगे। ठीक, P5 क्या बताना है, कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है क्लियर है जी बात। अभी ब्रेक लेते हैं थोड़ा, देन अपन आते हैं वापस से। अभी हम जानेंगे फिर इनिशिएशन सिस्टम को, और हमारा एक्सप्लोजन में यही एक है इनिशिएशन सिस्टम। उसके बाद ब्लास्टिंग एक्सेसरीज, हाँ ठीक है, फिर आपका सरफेस माइन में ब्लास्टिंग और अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग। इतने में आप लगभग आपका ब्लास्टिंग वाला सेक्शन खत्म, मतलब बेसिकली एक्सप्लोजिव वाला सेक्शन तो आपका यहाँ खत्म हो गया। अभी अपन एक्सेसरीज को पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली एक्सप्लोजिव में डेटोनेटर बाकी है, इनिशिएशन सिस्टम बाकी है। अभी फिर ब्लास्टिंग में आएंगे, तो ब्लास्टिंग अपने आप में 2 घंटे का क्लास है, फिर क्वेश्चंस बहुत सारे करने के हैं। कर दूंगा भाई, कर दूंगा भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हैं, तो लगेगा 3-4 घंटा और लगेगा। मोटा माटी आपका पूरा माइंड डेवलपमेंट खत्म होने मान के चलिए कि 8 से 10 घंटा, मोर देन इनफ।
उतना भी नहीं लगना चाहिए, देखो यार क्या होता है। मुझे क्या ना कोई नया चीज़ दिख जाता है फिर उसको इंक्लूड कर देना, यार ये भी बताना चाहिए, तो ऐसे-ऐसे करके टाइम लग जा रहा है। P5 एक्सप्लोसिव सबसे ज़्यादा कूलिंग एजेंट होता है क्या सर? इसमें ही, क्योंकि